हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि जितना शेयर, जितना प्यार आपने फर्स्ट लेक्चर को इस चैनल पर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक ही दिन में इतने सारे बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन आपने एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगाई। और जिन बच्चों ने अभी तक एम पॉली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं बेटा जो जीटेक पॉली पर पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर लेक्चर क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता लग रहा है अभी तक कि लेक्चर जो है वो एम पॉली पर आ रहे हैं। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा है जिसको नहीं पता चल रहा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप शेयर करें, उन्हें बताएं, ताकि कोई भी पीछे ना रहे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब देखिए इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंसिंग के बारे में बताया। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा हम, जब बैलेंसिंग, अब देखो बैलेंसिंग की जब बात चल रही है, ठीक है, तो हो क्या रहा है वो देखते हैं। बैलेंसिंग करना किसको है? बैलेंसिंग करना है स्थिर स्थिर संतुलन। किसमें बनाना है? संतुलन उसमें बनाना है जो क्या मास रोटेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक फैन दिखाया था, ठीक है, इसमें 3 मास लगे हुए हैं, 1, ठीक है, 2 और 3, 3 मास लगे हुए हैं ये, ठीक है। किस तरह से लगे हुए हैं ये, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं बच्चों तो ये इस तरीके से आपको दिखता है सामने से। एक मास ये लगा हुआ है, ठीक है, एक मास ये लगा हुआ है और एक मास ये लगा हुआ है। 3 मास इसमें लगे हुए हैं। ये M1 बोल देंगे, इसको M2 बोल देंगे और इसको M3 बोल देंगे, ठीक है। 3 मासेस इसमें लगे हुए हैं। तो इसी तरह इसको अब सामने देखिए, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। अब ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो ये घूम रहा है। लेकिन ये बच्चों जो घूम रहा है ना सीधा, देखो मैं अगर इसको स्पीड से घुमा रहा हूं ना तो ये क्या है, ये अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं हो रही, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इनके एंगल्स चेंज कर दूं, सिर्फ एंगल्स चेंज कर दूं, क्या कि इन पंखड़ी को सपोज मैंने तीनों को पास पास लगा दिया, यहां पे क्या होगा, एंगल ज्यादा आ जाएगा। अभी क्या है, इन तीनों में देखो एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये, तीनों एंगल्स बराबर छोड़े गए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें गड़बड़ कर दूं, इसमें छेड़खानी कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो अब फिर ये कैसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा। जैसे अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो आप, बड़ा अच्छा आइडिया मैं आपको देता हूं, आप वो कर सकते हैं। आप क्या करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए कि मैं घर का एक पंखे का जो है वो एक पंखड़ी मोड़ करके उसको घुमाकर देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उसको फिर थोड़ी सी पंखड़ी को मोड़ दीजिएगा, तब उस फैन को चलाइएगा, तब देखिएगा वो फैन कैसे डांस करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो पेरेंट्स आपके देख लेंगे उसको कि आपने फैन के साथ क्या किया, फिर आप खुद को देखिएगा कि आप कैसे डांस करते हैं, ठीक है। तो देखो अनबैलेंस्ड हो जाता है। समझना है किसी भी चीज को, कैसे समझ रहे हैं वो आपके ऊपर है। किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से पकड़ लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें बैलेंस्ड किया हुआ है इन्हें। रोटेटिंग मासेस है ना, तीनों रोटेट कर रहे हैं, M1 भी रोटेट कर रहा है, M2 भी रोटेट कर रहा है, M3 भी रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या है, बैलेंस्ड है फुली। जैसे गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया क्या होता है, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है कुछ टाइम के बाद। जैसे क्या हुआ, सपोज आप गाड़ी को स्पीड में लेकर जा रहे हैं और झटके में गाड़ी कूद गई, तो क्या होगा, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, ठीक है, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। फिर पहिया कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे बबलिंग करने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बबलिंग करना, इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो वो बबलिंग जो आती है उसको क्या करते हैं, फिर बैलेंस्ड करते हैं। अब तो बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं, हर चीज में अपडेट है ना, मशीन्स आ गई हैं जो क्या करती है, कंप्यूटर में लगाया, व्हील को घुमा रही है और बता रही है कि किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो इसमें हम टॉपिक में पढ़ेंगे क्या। जैसे एक बच्चे ने मुझे पोयम सुनाई, ठीक है, मैं आपको सुना देता हूं साथ साथ। तो वो क्या है, जैसे मछली जल की रानी है, उसका ही एक अपडेट वर्जन उस बच्चे ने मुझे सुनाया, तो मैं शेयर करूंगा और मैं चाहता हूं वो पहुंचे आगे तक। तो उसने सुनाया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, फ्रिज में रखो बच जाएगी। एक लाइन बढ़ा दी उसने, ठीक है ना। तो ये हर चीज में अपडेट है, ऐसी मशीन्स में भी अपडेट है। समझ रहे हैं आप, बैलेंसिंग अब एक मशीन कर रही है, आपको घुमा के देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मशीन कर लेती है। लेकिन अब क्या करें, हमें थ्योरी ऑफ मशीन्स तो पढ़नी ही है, तो हम निकाल करके देखेंगे। अब देखो
टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन वन रोटेशनल प्लेन। आपको समझना है कि एक ही रोटेशनल प्लेन पे घूम रहे हैं सारे मासेस, बिल्कुल घूम रहे हैं सर। देखिए एक ही रोटेशन प्लेन पर है, तीनों आगे पीछे नहीं लगे हुए हैं, एक ही जगह पर तीनों लगे हुए हैं। ये देखिए तीनों लगे हुए हैं। अगर ये पंखड़ी, एक पंखड़ी यहां होती, एक पंखड़ी यहां होती, एक बीच में होती, तो क्या होगा? इनका प्लेन चेंज हो जाता, इनका प्लेन चेंज हो जाता। फिर ये टॉपिक क्या बनता? फिर ये टॉपिक बनता बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, अलग अलग प्लेन्स पे घूम रहे हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे हम। अभी हमें यह पढ़ना है कि जो एक ही घूर्णन समतल में घूमने वाले कई द्रव्यमानों का संतुलन। ठीक है, एक ही समतल पे घूम रहे हैं, सब एक ही प्लेन पर है। उसके लिए दो मेथड है आपके पास बच्चों। ठीक है, दोनों मेथड आज ही पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर आपका ये है, नेक्स्ट लेक्चर तुरंत इसके बाद आएगा, ताकि आपके अलग अलग बन जाए, है ना। दोनों लेक्चर्स इसलिए मैं बना रहा हूं। अच्छा, नोट्स की बात बड़ी प्रॉब्लम रहती है। नोट्स की, नोट्स मैंने आपको एम पॉली पे मशीन डिजाइन के सारे नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन्स का जितना पढ़ा दिया है वो नोट्स भेज दिए हैं। ये जो पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स बच्चों आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो तो मेरे साथ कर सकते हो। अदरवाइज सारे नोट्स मैं आपको हैंड रिटन नोट्स एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड करना और मस्त पढ़ना। सारे नोट्स मैं खुद बना रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगी। ठीक है, तो बस आपको डाउनलोड करना है और पढ़ना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब समझो बच्चों, समझो। अब देखो दो मेथड्स हैं इसमें। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं मैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड गणनात्मक विधि। ठीक है, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ विधि। तो इस लेक्चर में मैं आपको एनालिटिकल मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, गणनात्मक विधि पढ़ाऊंगा। इसमें होता क्या है वो पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली बच्चों हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि जो मास रोटेट कर रहे हैं, जो मास रोटेट कर रहे हैं, सपोज ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहां पे मास रोटेट कर रहे हैं। एक ये मास है m1, एक ये मास है m2, एक ये मास है m3। ठीक है, और ये सेंटर से, ये एक्सिस मैंने बना ली, इसको एक्सिस बोल देते हैं। ये सेंटर से θ1 रेडियस पर है, θ1 एंगल पर है। ठीक है, ये θ2 एंगल पर है और ये θ3 एंगल पर है। कितनी दूरी पर है? ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है और ये रेडियस r3 है। त्रिज्या भी हमने इनकी बता दी है। अभी देखो, अभी इसको बहुत अच्छे समझेंगे, इसको दोबारा बनाऊंगा। अब इस पे एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? मेरे सारे बच्चों को पता है कौन सी फोर्स है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब केंद्रीय बल है। ठीक है, अब केंद्रीय बल, ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। क्या करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। अब केंद्रीय बल, ठीक है, अब केंद्रीय, ठीक है, बल, अब केंद्रीय बल इसमें लगता है। ठीक है बच्चों, अब केंद्रीय बल, अब समझिए ये अब केंद्रीय बल किस तरीके से काम कर रहा है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। mr ओमेगा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर इसका ये फॉर्मूला है। अब इसी की हेल्प से सारा काम होना है एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं? हम एनालिटिकल मेथड में इसको रिजॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के बाद इसके हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, पहले हम सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे, सारी वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, उसका रिजल्टेंट निकलेगा तो रिजल्टेंट के बाद क्या होगा कि हम रिजल्टेंट के अगेंस्ट में एक बैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो अनबैलेंस्ड बॉडी है वो बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको आगे मैं बता देता हूं। अब रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? रिजल्टेंट को बोलते हैं परिणामी बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिणामी बल हम निकालते हैं, फिर उसके अगेंस्ट क्या है? एक रिजल्टेंट फोर्स, एक बैलेंस फोर्स लगा देते हैं। जैसे ये क्या है, सपोज इसका जो रिजल्टेंट है वो यहां आया, रिजल्टेंट इसका परिणामी बल कहां आया? यहां आया, तो मैं इसी के अगेंस्ट में क्या करूंगा? एक बैलेंस्ड फोर्स लगा दूंगा।
बैलेंस्ड फोर्स लगा दूंगा। सपोज बच्चों मेरा रिजल्टेंट आया 800 न्यूटन का, 800 न्यूटन का, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस्ड फोर्स लगा दूंगा। कितनी? सेम 800 न्यूटन की। ठीक है, रिजल्टेंट के एकदम अपोजिट। ठीक है, रिजल्टेंट के एकदम अपोजिट लगा दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ये बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं ये स्क्रू ड्राइवर पकड़े हुआ हूं, है ना। अब स्क्रू ड्राइवर एक यहां से दूसरा पर्सन आता है, उसने पकड़ा, अब हमने खींचना शुरू किया, मैं इसको खींच रहा हूं। ठीक है, तो सपोज मैं भी 800 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूं, वो भी 800 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो ये ना इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा, ये बैलेंस रहेगा, अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा। ठीक है, अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा। लेकिन जैसे ही फोर्स बढ़ेगी, सपोज उस दूसरे पर्सन ने 1000 न्यूटन की फोर्स से खींचा और मैंने 800 न्यूटन की फोर्स से खींचा, तो क्या होगा, उसकी तरफ चला जाएगा, है ना, मैं आगे खींचना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, एक और चीज भी कर सकते हैं हम, ये तो फोर्स की बात हो गई। अगर वो पर्सन 800 न्यूटन से खींच रहा है, मैं भी 800 न्यूटन से खींच रहा हूं और मैं इसको छोड़ देता हूं, तब बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब समझो करते कैसे हैं। अब जब हम एनालिटिकल मेथड कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसका सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलाज आएंगे, एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है और एक थीटा कैसे निकालते हैं वो हमें पता चलता है, क्योंकि एंगल पता करना बहुत जरूरी है, कौन सा मास कितने एंगल पर है। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट इस तरीके से करेंगे बेटा कि एक सपोज एक सेंटर है, सेंटर से एक मास लगा, कौन सा मास होगा ये हम सब जानते हैं, कौन सा, m1 पहला मास है, तो m1 है जो सेंटर से r1 की दूरी पर है। और अगर मैं इसको एक्सिस मानूं, इसको मैं अगर एक्सिस मानूं तो एक्सिस से ये θ1 एंगल पर है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा एक ये है, ये क्या है, ये दूसरा मास लगा हुआ है, इसको बोल देते हैं m2, जो कि सेंटर से r2 रेडियस पर है। त्रिज्या कितनी है, r2 है, और एंगल कितना है, एंगल है θ2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और मास लगा हुआ है, एक और मास लगा हुआ है, जो क्या है, मास 3 है, m3 है। ठीक है, जो कितनी दूरी पर है, सेंटर से r3 दूरी पर है, और इसका एंगल कितना होगा, θ3 होगा। ठीक है, सपोज एक और है, एक और लगा हुआ है, ये लगा हुआ लो, ये क्या है, m4 है, m4 है, क्या है, m4 है। ठीक है, m4 है, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, r4 दूरी पर है, और कितना एंगल है, पूरा लेकर के आओ उसको यहां तक, ये कितना आएगा, θ4 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको एक एक करके मैं रिजॉल्व करूंगा, एक एक करके रिजॉल्व करूंगा इनको, और रिजॉल्व करके क्या निकालूंगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सबमिशन निकालूंगा। ठीक है, सारी फोर्सेस का सबमिशन निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स बनाऊंगा इनके। ठीक है, कंपोनेंट कैसे बनता है, जैसे सपोज इसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनेंगे। ये कौन से कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, उसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन भी करने की। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सेम इस पे भी ऐसे ही होगा। देखो ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, सेम उसी प्रकार बच्चों इसमें होगा, और सेम इसी प्रकार इसमें होगा। 4 मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेंगे, 4 ही मुझे वर्टिकल कंपोनेंट मिलेंगे, उनको आपस में जोड़ूंगा और बना दूंगा एक धमाकेदार रिजल्टेंट। ठीक है,
अब समझो आगे कैसे करूंगा। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें क्या करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है सब सही चल रहा होगा, क्योंकि और कोई है नहीं, जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ सारा सेट वगैरह मैंने ही किया हुआ है, ठीक है। सो देखो अब समझो आगे, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में निकालूंगा इसमें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करूंगा मैं इसमें, अब मैं इनकी फोर्सेस निकालूंगा, ठीक है, फोर्सेस निकालूंगा और उसके बाद उनको जोड़ूंगा आपस में, तो रिजल्टेंट निकल करके आएगा। अब देखो सपोज मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है, इसको एक को निकाल के यहां बना लेता हूं। देखो ये कौन सा है मास, ये m1 मास है, m1 को मैंने इधर बना लिया, ठीक है। ये इसके दो कंपोनेंट है, ये इसके दो कंपोनेंट है। अभी सिर्फ मैं एनालिटिकल मेथड पढ़ा रहा हूं, ग्राफिकल मेथड अभी नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा। अब देखो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहां पर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही तो आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लग रहा होगा ना यहां पर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे, अब सपोज ये कौन सा एंगल है, θ1 है, θ1 है, कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1r1, क्योंकि क्या है मास 1 है, कितनी दूरी पर है, रेडियस 1 की दूरी पर है, कितना फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1r1 ओमेगा स्क्वायर। अब जब मैं बात करूंगा वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, m1r1 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आएगा, m2r2 ओमेगा स्क्वायर कॉस θ1, कॉस θ1। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, एंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब एक ही प्लेन पे तो है, सब क्या है, एक ही प्लेन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए एंगुलर को क्या करूंगा मैं, हटा दूंगा, एंगुलर कॉमन है, ये आगे जाके वैसे भी कट ही जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो उसमें एक स्टेप में करते हैं, लिखते हैं, दूसरे में कॉमन लेते हैं, काट देते हैं, तो आप डायरेक्टली m1r1 sin θ1 लिख सकते हैं, m2r2 cos θ1 cos θ2 लिख सकते हैं, θ2 होगा बेटा, ये θ2 होगा, ठीक है, ओके। m1r1 cos θ1, ठीक है, तीन दोनों m1 के ही कंपोनेंट है, कंफ्यूज मत होना इसमें। जब मैं m2 की बात करूंगा तो यहां आएगा m2r2 sin θ2, यहां आएगा m2r2 cos θ2, ठीक है। ऐसे ही मेरे चार कंपोनेंट आएंगे, तो जब मैं समीशन ऑफ अब हॉरिजॉन्टल निकालूंगा तो कितने हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट आ गए, चार। पहला क्या आया, m1r1 cos θ1, दूसरा m2r2 cos θ2, ठीक है, इसका आएगा, प्लस तीसरा m3r3 cos θ3, चौथा इसका भी तो दो कंपोनेंट आएंगे, m4r4 cos θ4, ठीक है, ये मेरे साथ साथ लिख लेना। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं, तो सबमिशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट मेरा क्या आएगा, m1r1 sin θ1, ऐसे ही इसका आएगा m2r2 sin θ2, ऐसे ही इसका आएगा m3r3 sin θ3, और ऐसे ही इसका आएगा बच्चों m4r4 sin θ4, ठीक है। ये मेरी दो फोर्सेस आई, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका सिंपली क्या करूंगा, हमारे पास दो फाइनल कंपोनेंट आ गए, दो फाइनल कंपोनेंट आ गए मेरे पास, क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये फाइनल कंपोनेंट है हमारे। अब क्या करूंगा, इनका रिजल्टेंट निकालूंगा। तो रिजल्टेंट कहां निकलता है, कैसे निकलेगा बेटा रिजल्टेंट देखो इस तरीके से निकलेगा कि सपोज मेरा ये इस तरीके से ग्राफ बना कि ये फाइनल कंपोनेंट है,
ठीक है, यहां कहीं पे इसका रिजल्टेंट जाएगा, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, परिणाम बल ये है बच्चों, ठीक है, परिणामी बल रिजल्टेंट, ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक चीज को भूलते नहीं है किसी भी चीज को। अब हमें पता है कि इसमें सिंपली मुझे क्या निकालना है, मुझे अब इनका सबमिशन निकालना है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरे सारे बच्चे जानते हैं, क्या होता है, R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू अंडर रूट सबमिशन ऑफ H, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ V का होल स्क्वायर प्लस 2 सबमिशन H सबमिशन V cos 90, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। अब हम सब जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का इसलिए आता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि cos 90 जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब सपोज, अब क्या होगा, अब सपोज आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जोड़ेंगे, सारी वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ेंगे, उनका होल स्क्वायर करेंगे, उनका अंडर रूट निकालेंगे, जो अंडर रूट निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो आपका रिजल्टेंट होगा, वही आपका परिणामी बल होगा बच्चों। फाइनल कितना आसान है ना, बड़ा आसान था ना, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे इसमें, अब यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे रखेंगे वर्टिकल फोर्सेस, कहां, यहां रखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां रखेंगे वर्टिकल फोर्सेस, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अंडर रूट निकालेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, परिणामी बल है, आपका रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट है बेटा, यही आएगा निकल करके, ठीक है, ये आएगा निकल करके, रिजल्टेंट आएगा। और जितना रिजल्टेंट आ रहा है, सपोज आपका रिजल्टेंट निकल के आया बेटा 800 न्यूटन आया, सपोज निकल करके कितना आया, 800 न्यूटन आया, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। सपोज आपका जो रिजल्टेंट है वो 800 न्यूटन आया बच्चों, कितना आया, 800 न्यूटन आया, तो आप क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट, इसके उल्टा एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, कितने न्यूटन की, 800 न्यूटन की, तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, वही वाला स्क्रू ड्राइवर वाला आ गया। ये देखो स्क्रू ड्राइवर कितना मैं खींच रहा हूं, यहां से यहां मैं खड़ा हूं, यहां मैं खड़ा हूं, कितने 800 न्यूटन से खींच रहा हूं मैं, 800 न्यूटन से। अब इसको मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पर्सन को भी 800 न्यूटन से खींचना पड़ेगा, तो दूसरा पर्सन कौन है, बैलेंस्ड फोर्स है, दूसरा पर्सन कौन है, बैलेंस्ड फोर्स है बच्चों, ठीक है। कौन सा बैलेंस फोर्स है, संतुलन बल है, ठीक है, समझ में आया ये चीज कैसे क्लियर हो रही है, बड़ी आसानी से। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एंगल और निकालते हैं बच्चों, कोण और निकालते हैं, ठीक है, कोण निकालते हैं। अब देखो एंगल कैसे निकालता है इसमें, ठीक है, अब हम सब जानते हैं क्या, टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्सेस है मेरी, सारी सबमिशन वी, बेस में कौन सी फोर्सेस हैं, सारी मेरी सबमिशन एच, हमें तो पता है, रख दो परपेंडिकुलर सबमिशन वी, बेस परपेंडिकुलर सबमिशन एच, तो क्या आ गया, टेन थीटा बराबर है किसके, सबमिशन वी बाई सबमिशन एच के बराबर है। अब यहां से अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, कोण अगर इसका निकालना है, तो कोण निकालने के लिए क्या करूंगा, थीटा
इज इक्वल टू tan इनवर्स सबमिशन V बाई सबमिशन H। ये हुआ आपका एनालिटिकल का डायग्राम, सॉरी डेरिवेशन कंप्लीट। यहां पे आपके सारे फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको पता चलता है यहां से क्या कि रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ रहा है, mr के बराबर आ रहा है। mr के बराबर ही तो आ रहा था, सब हमने क्या लिया, mr लिया, ठीक है, mr के बराबर आ रहा था। तो यहां से अगर मुझे मास निकालना है, ठीक है, मास फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, r अपॉन r कर दूंगा। ये क्या है, ये है रिजल्टेंट, परिणामी बल है बच्चों, परिणामी बल है, और ये है रेडियस, ठीक है, क्या है, त्रिज्या है। तो अगर रिजल्टेंट अपॉन रेडियस कर दूं तो मेरा मास निकल के आ जाएगा, ठीक है, मेरा मास निकल करके आ जाएगा। यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितने मास का वो जो है वो बॉडी मुझे लगानी है, ताकि मेरी जो बॉडी है वो फुल्ली बैलेंस्ड हो जाए। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफ विधि के बारे में पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स आपको एम पॉली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहां से सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। लास्ट नाइट तक आपके एग्जाम की हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से मैं आपके साथ हूं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कर दीजिए। आपके साथ जितने और लोग हैं उनका भी थोड़ा सा क्या होगा, फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा, है ना, आपके साथ साथ तो सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे इसी तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।